नमस्ते मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तो चूंकि कल की क्लास में हमने देखा था हिंदी ग्रामर में समास, तो समास जिसने भी नहीं देखे हैं, जिसके पास भी वह वीडियो नहीं है, तो मेरे चैनल पर जाकर देखें। कुछ ही मिनट के अंदर ही आप लोगों को समास इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे कि कभी भूलने वाले नहीं है। इतनी आसान तरीके से आप सभी को समास विस्तार पूर्वक समझाए गए हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है हिंदी साहित्य का रीतिकाल। इसके पहले हम वीरगाथा काल भी पढ़ चुके हैं और भक्ति काल भी पढ़ चुके हैं। जिन लोगों के पास मेरा वह वीडियो नहीं है, तो आप सभी मेरे चैनल पर जाकर वह वीडियो सर्च करके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। तो देखते हैं रीतिकाल। सबसे पहले हमको देखना है हिंदी साहित्य के जो तीसरा युग है। पहला युग है आपका आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा है रीतिकाल। तो तीसरे युग को रीतिकाल क्यों कहा गया है, किसने कहा है, और इसका काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है, और इसकी जो समय सीमा है वह क्या निर्धारित की गई है, तो हम जानेंगे ये सब। रीतिकाल रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत बताया गया है। अब हम देखेंगे रीति होता क्या है, रीतिकाल के अंतर्गत क्या वर्णन किया जाता है और किसकी रचनाओं को रखा गया है। सबसे पहले हम देखेंगे रीतिकाल का अर्थ है विशिष्ट काव्य प्रणाली या विशिष्ट पद रचना। अर्थात रीतिकाल का अर्थ बताया गया है कि विशिष्ट काव्य प्रणाली और विशिष्ट पद रचना, काव्यांग निरूपण भी रीतिकाल के अंतर्गत आता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे रीतिकाल का नामकरण। इसको देखने के पहले आप थोड़ा सा रीतिकाल के बारे में समझ लीजिएगा, क्योंकि रीतिकाल का उदय कैसे हुआ और इसको क्या किसने कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह तो हमारा वीरगाथा काल शुक्ल जी ने बताया था कि किन कारणों के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा है। अर्थात अब हमको देखना है कि ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां थी, ऐसा कौन सा समय आ गया था कि लोगों का झुकाव आदिकाल से हटकर भक्ति काल की ओर गया और भक्ति काल से हटकर किस प्रकार से रीतिकाल का निर्माण किया गया। तो सब लोगों की अलग अलग मान्यता है। आचार्य शुक्ल जी मानते हैं कि रीतिकाल जो है वह जनता की सुख सुविधाओं की मांग नहीं है, जबकि राजाश्रय में रहने वाले कवि और राजाश्रय के राजाओं के सुख सुविधा का माध्यम बन गया था। अर्थात इसको शुक्ल जी ने भी यही बताया है कि यह जनहित ना होकर राजाश्रित कवियों की काव्य गाथाएं हैं। इसी प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी बताया है कि यह रीतिकाल जो है वह जनवादी काव्य न होकर राजाश्रित कवियों की काव्य धाराओं का गुणगाथान कहा किया गया है। इस प्रकार से रीति काव्य में जनता का झुकाव भक्ति से हटकर, पूर्ण रूप से भक्ति से हटकर नायिका के नक्सिक सौंदर्य का नायिका के नक्सिक सौंदर्य की ओर इनका झुकाव हो गया था। और इस काल के कवियों ने अधिकतर नायिका भेद पर ग्रंथ लिखे हैं और उनको बाद में नाम दे दिया है राधा कृष्ण की भक्ति। जैसे कि इस काल में जो हमारे क्या कहते हैं कि बिहारी दास जो हुए हैं, बिहारी दास जो हुए हैं, इन्होंने क्या किया है कि कृष्ण का नाम दे दिया है और नायक नायिकाओं का भरपूर वर्णन किया है। नायिका का इन्होंने नक्सिक वर्णन तक किया है और बाद में उसको राधा कृष्ण की मूर्ति रूप का नाम दे दिया गया है। इस प्रकार से अब हमको देखना है कि रीतिकाल को किसने क्या कहा है। तो हम जानेंगे रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार। सबसे पहले रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो है उन्होंने अपने काल विभाजन में
बता दिया था कि रीति काल को रीति काव्य कहना अधिक सार्थक है। ये किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु कहते हैं कि रीति काल शब्द को सार्थक ना मानकर रीति का अलंकृत काल अधिक सार्थक शब्द रहेगा। और रीति काल चूंकि सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रचलित है, इसी को उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। कलाकाल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल कहा है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि रीति काल को कलाकाल और यहां से कर लीजिएगा रसाल, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। अगला देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने इसे कहा है श्रृंगार काल। इसमें एक पॉइंट रह गया है जो कि आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिएगा 5वां नंबर डाल के। आचार्य विश्वनाथ ने इसे श्रृंगार काल के अंतर्गत रखा है, अर्थात वह कहते हैं कि इसको रीति काल नाम सार्थक ना होकर इसको श्रृंगार काल कहना अधिक सार्थक होगा। अब हम देखेंगे कि जैसे कि हर युग की कोई ना कोई प्रवृत्तियां जरूर होती हैं, चाहे वह युग अच्छा रहा हो, उस युग की कोई भी हो, युग कोई भी हो, वह अपनी कोई ना कोई प्रवृत्तियां आवश्यक छोड़ ही जाता है। तो इस प्रकार से रीति काल में भी कुछ प्रवृत्तियां हैं जो अक्सर पूछी ही जाती हैं, तो आप लोगों को देखना है। यहाँ पे मैंने छोटे रूप में यहाँ पर इसकी प्रवृत्तियां लिख दी हैं और मैं एक एक विशेषताओं का विस्तार से वर्णन आपको समझाते जाऊंगी। तो जिन जिन लोगों को रीति काल की विशेषताएं लिखनी है तो वह मेरे साथ लिखते भी जाएंगे और पूर्ण रूप से समझते भी जाएंगे। इसका सर्वप्रथम बिंदु है आपका श्रृंगारिकता। तो चूंकि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रीति काल में अत्यधिक श्रृंगारिकता की ओर झुकाव किया गया था, क्योंकि इसमें नायिका जो है उसका परकीय रूप स्वीकार किया गया है, अर्थात नायिका को एक विलासिनी नायिका के रूप में अपनाया गया था। इस प्रकार से देखा गया है कि नायिका का नक्सिक वर्णन भी इसी के अंतर्गत आता है, इसलिए इस काल को श्रृंगारिकता के अंतर्गत रखा गया है। अगला, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। यह इस युग की प्रमुख विशेषता के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यहाँ पर जितने भी कवि हुए वह किसी न किसी राजा के आश्रय में अवश्य रहते थे, और जब ये तो स्वाभाविक है, जब हम किसी के आश्रय में रहेंगे तो हमारी रचनाओं में उसकी कहीं ना कहीं झलक अवश्य दिखेगी। और कहा जाता है कि इस काल के कवियों ने राजाओं को खुश करने के लिए उनकी प्रशंसा के बहुत ही बड़े बड़े पुट बांधे थे। इस प्रकार से ये काल की एक अति आवश्यक विशेषता यह भी बन जाती है कि इस काल के कवियों ने राजाओं के आश्रय में रहकर ही रचनाएं की, अर्थात जब हम किसी के आश्रय में रहकर कोई रचना करेंगे तो उसमें उसकी प्रशंसा ही दर्शाएंगे, उसकी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि यदि हमने उसकी बुराई कर दी और राजा क्रोधित हो गया तो वो बाहर निकाल के अलग कर देगा। इसलिए सभी कवियों ने क्या किया है कि राजाओं की प्रशंसा से संबंधित रचनाएं भी यहाँ पर लिखी हैं, क्योंकि राजाओं को खुश करने का उनका एकमात्र उद्देश्य रहता था। इस प्रकार से आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अब देखेंगे हम अगली विशेषता, ब्रज भाषा के प्रयोग की अधिकता। रीति काल युग में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इस युग के अधिकतर कवियों ने अपनी काव्य भाषा को ब्रज भाषा के माध्यम से व्यक्त किया है। इस प्रकार से ब्रज भाषा की यहाँ पे प्रधानता मानी जाती है। अलंकारिकता आप देखते जाइएगा, यहाँ पे मैंने सभी लिख दी हैं रचनाएं और सॉरी प्रवृत्तियां सारी लिख दी हैं और उनका विस्तार से वर्णन मैं आपको बताते जा रही हूँ। अलंकारिकता, रीतिकालीन कवियों ने लक्षण ग्रंथ भी लिखे हैं और आचार्य भी रहे हैं, पांडित्य प्रदर्शन का कार्य भी किया है, इसलिए इस काल के कवियों ने अलंकार को अत्यधिक महत्व माना है। यहाँ तक कि केशवदास ने तो कह दिया था कि बिना अलंकार के
कोई भी कविता सार्थक नहीं हो सकती। अर्थात अलंकार को कविता की मांग कहा गया था। अगली है नारी के प्रति कामुक दृष्टिकोण। इस युग में चूंकि नायक नायिका का अत्यधिक वर्णन किया गया है, इसलिए इस युग में जो नारी की दृष्टि थी, जो नारी के प्रति कवियों की दृष्टि थी, वह सम्मानजनक नहीं थी, क्योंकि उनका देवीय रूप, मातत्व, नारीत्व किसी को भी महत्व ना देकर यहाँ पर नारी को सिर्फ काम वासना का प्रतीक माना गया था। अर्थात यह इस युग की प्रमुख बिंदु कहा जा सकता है कि इस युग में नारी को कोई भी सम्मान प्रदान नहीं किया गया था, उसे विलासिता की सामग्री मात्र समझा गया था। प्रकृति चित्रण। प्रगति चित्रण के अंतर्गत हम देखेंगे कि हर युग में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो जहां पर सब लोग जाते हैं उस दिशा में ना जाकर कोई अलग से जाता है। ऐसे ही इस युग में भी कुछ व्यक्ति हुए हैं, कुछ कवि हुए हैं जिन्होंने नारियों का वर्णन छोड़कर अर्थात नक्शिक वर्णन के अलावा भी प्रकृति चित्रण के बारे में जिक्र किया। यहाँ पर जो आपके सेनापति आते हैं, इनका प्रकृति चित्रण इस युग की अनुपम निधि है। अर्थात हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि जो हैं प्रकृति चित्रण से संबंधित, वो हैं आपके सेनापति। और पद्माकर भी ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने वसंत ऋतु का वर्णन रीतिकाल के अंतर्गत किया है। इस प्रकार यह कवि मुझे थोड़ा सा अच्छे लगे थे, पर अपने अच्छे बुरे लगने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही आप लोगों को पढ़ाना है। अर्थात आप लोग भी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यह हमारे साहित्य का एक प्रमुख भाग है, इसलिए हम इसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो जहां से जो प्रश्न बनने योग्य है वह हमें पढ़ना अति आवश्यक है। रीतिकाल की प्रवृत्तियों से आपके अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये विशेषताएं, प्रवृत्तियां लिखते जाइएगा मेरे साथ। अब हम अगली देखेंगे मुक्तक काव्य रचना। इस युग के कवियों ने अधिकतर मुक्तक काव्य रचनाओं पर बल दिया है, जैसे कि दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में इस युग के कवियों ने अपनी अधिकतर रचनाएं लिखी थी। आगे देखेंगे भक्ति एवं नीति। अब भक्ति एवं नीति कुछ लोग यहाँ पर मानते हैं कि जैसे कि बिहारी जी को हम ले लें, तो कुछ लोग उनको भक्त कवि मानते हैं, तो कुछ उनको श्रृंगारिक कवि मानते हैं। इस प्रकार से जिसने यहाँ पर उनको भक्त कवि माना है, तो उसके अंतर्गत रखा है कि बिहारी जी ने राधा कृष्ण की भक्ति के माध्यम से अपने सारे पद लिखे थे बिहारी सतसई में। और इसी प्रकार से नीति, चूंकि हर युग में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी दिशा में अवश्य जाता है, तो इस युग में जो गिरधर, बेताल आदि कवि हुए हैं, ब्रंद के दोहे इस युग के अनुपम निधि माने जाते हैं। अर्थात इस युग में भी नीति परक रचनाएं आपको पढ़ने को मिल जाती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होती हैं आपकी रीतिकाल की विशेषताएं। आशा करती हूँ कि आपको रीतिकाल की विशेषताओं से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छूटा होगा और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इतने विस्तार से रीतिकाल तो किसी ने नहीं समझाया होगा। और अब हमको देखना है कि रीतिकाल का प्रथम कवि कौन है और किसने किसे माना है। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। इससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी अभी तक मेरी और वीडियोस नहीं देखी हैं, मेरी और क्लासेस नहीं देखी हैं, वह मेरी सारी क्लासेस देखें, क्योंकि इनसे आप लोगों को बहुत ही अधिक जानकारी मिलने वाली है। मेरे द्वारा यहाँ प्रतिदिन साहित्य बेसिक से लेकर साहित्य तक का जो सफर है वह एक एक बिंदुओं पर तय किया जा रहा है। इसके पहले भी मैंने बहुत सी व्याकरण संबंधी क्लासें ली हैं, साहित्य संबंधी क्लासें ली हैं। यदि आपको उन सब में से किसी की भी आवश्यकता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देख सकते हैं।
अब हम देखेंगे रीतिकाल का प्रमुख कवि। तो रीतिकाल का प्रमुख कवि किसने किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है चिंतामणि को। किसके आधार पर? इनकी एक रचना है कविकुल कल्पतरुष, जो 1650 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस रचना के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम कवि घोषित किया है। याद रखिएगा, यहाँ से ये वेरी मोस्ट प्रश्न है आपके, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। जहां से प्रश्न बनते हैं और कैसे बनते हैं मैं आपको बताते जा रही हूँ। जैसे कि ये नामकरण है, तो ये भी आपका बहुत ही मोस्ट है। पूछ लिया जाता है कि अलंकृत काल किसने कहा है, कला काल किसने कहा है, तो आप लोग वहां पर नहीं बता पाते हैं। इसलिए आपको ये नामकरण भी बहुत अच्छे से याद कर लेना है, और ये विशेषताएं और रीतिकाल का कवि किसने किसे माना है, अर्थात जितना भी यहाँ पे मैंने समझाया है भाई, प्रत्येक बार यहाँ से 2-4 क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। अगला देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतिकाल का प्रथम कवि माना है। अब आगे देखेंगे हम कि कालक्रम की दृष्टि से, यदि कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो रीतिकाल का प्रथम कवि कृपाराम को माना जाता है। इनकी जो रचना थी हित तरंगिणी, इसके माध्यम से, इसके आधार पर कृपाराम को ही कालक्रम की दृष्टि से रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार किया गया है। अब हमको देखना है रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण। यहां से आपके 100 में से 99% प्रश्न यहीं से बनते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखिएगा। रीतिकालीन कवियों का वर्गीकरण कितने आधारों पर रीतिकालीन कवियों का वर्णन किया गया है? 3 आधारों पर। कौन कौन से? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि रीतिबद्ध किसे कहते हैं, रीति सिद्ध किसे कहते हैं और रीति मुक्त किसे कहते हैं। पहले हम इनको समझ लेंगे, फिर इसके बाद हम इनके अंतर्गत आने वाले कवियों को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे रीतिबद्ध। ऐसे कवि या आचार्य जो पुरानी परंपराओं के अंतर्गत अपने काव्य का निरूपण करते आए हैं या काव्य लेखन करते आए हैं, ऐसे कवियों को हम रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जो प्राचीन परंपरा के अंतर्गत ही अपने काव्य का लेखन करते आए हैं, ऐसे कवि आचार्य वो हमारे जो पुरानी परंपराओं को लेकर ही चले हैं, ऐसे आचार्य या कवि को हम रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। अब आता है रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध में वे कविगण आते हैं, वे आचार्य आते हैं जिन्होंने स्वयं अपनी रीति या परंपरा का निर्वाह किया है, अर्थात स्वयं रीतियों को सिद्ध करके अपने काव्य का प्रतिपादन किया है। ऐसे कवि या आचार्य को हम रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे रीति मुक्त काव्यधारा। तो रीति मुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रीति मुक्त ऐसे कवि या लेखक, लेखक नहीं, ऐसे कवि या आचार्य जिन्होंने प्राचीन परंपराओं से हटकर, उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, उनसे हटकर उनसे स्वच्छंद रूप में अपने काव्य का निर्वाह किया है, जिन्होंने राजा महाराजाओं के आदेश का पालन भी नहीं किया है, अर्थात उन्हें राज्य काज छोड़ने से भी कोई मतलब नहीं रहा है, ऐसे कवियों के काव्य को हम रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रखते हैं। हम नहीं रखते, क्योंकि ये जो निरूपण किया गया है, काव्यों का वर्गीकरण किया गया है, वो आपका है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए, क्योंकि मैंने कह दिया कि हम, इसलिए हम नहीं कहते हैं, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे जो भी कहा है, जो भी पढ़ा है, वह मैं आपको बता रही हूँ।
तो ये सब वर्गीकरण किसके अनुसार है? सबसे पहले आप लोग ये लिख लीजिए, किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इन्होंने रीति काल को कहा क्या था? इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था। तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हम ये रीति काल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार अधिकतर पूछा जाता है और कई पेपरों में भी इनके अनुसार ही वर्गीकरण आया है। क्योंकि वर्गीकरण तो बहुत लोगों ने किया है, नगेंद्र का वर्गीकरण भी देखा जाता है और विश्वनाथ का वर्गीकरण भी देखा जाता है, बच्चन सिंह ने अलग किया है। इस प्रकार से बहुत लोगों ने रीति काल का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। पर यदि आपको इससे और भी गहराई में समझना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इससे भी ज्यादा डीपली गहराई से समझा सकूंगी। तो अब हम देखते हैं इस काल के कवि। आप लोग ये नोट कर लीजिएगा कि ये वर्गीकरण किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ के, ठीक है। अब हमने रीति काव्य को, रीति सिद्ध धारा को समझ लिया है, रीतिबद्ध को समझ लिया है और रीति मुक्त को। अब हमको इनके कवियों को देखना है। तो देखेंगे रीतिबद्ध के कवि, रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो सबसे पहले हैं आपके केशवदास। इन्होंने परंपरा से जुड़कर ही सारे अपने ग्रंथ लिखे हैं। मतीराम देव, इनका पूरा नाम है देवदत्त जसवंत सिंह सेनापति। और रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत इन्होंने रखा है बिहारी को। कुछ लोग यहाँ पर रसनिधि को भी रखते हैं, पर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने सिर्फ बिहारी को रखा है। और रीति मुक्त के अंतर्गत घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, रसखान, द्विजदेव आदि कवियों को रीति स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया है। अब हम देखेंगे पहले कवि को। पहला कवि कौन सा है? केशवदास। केशवदास का जन्म कब हुआ था? केशवदास का जन्म होता है 1555 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? ओरछा में इनका जन्म हुआ था 1555 में। इन्होंने रीतिकालीन परंपरा के रीतिबद्ध कवि के रूप में या रीतिबद्ध आचार्य के रूप में अपने ग्रंथों का निर्वाह किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनकी रचनाएं। क्योंकि रचनाएं आपके पेपरों में अधिक पूछी जाती हैं, इसलिए रचनाओं को हमें सबसे पहले समझना होगा। कवि प्रिय, रसिक प्रिय, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, विज्ञान गीता। तो ये आपकी हो गई है केशवदास की रचनाएं, जो कि यहाँ पर अधिक पूछी जाती हैं। मैंने आपको वही यहाँ पर लिखवाई है। अब हमको देखना है मतीराम। दूसरे कवि हमारे आते हैं मतीराम। मतीराम जी की रचनाएं हम देखेंगे। फूल मंजरी,
ललित ललाम, ललाम, मतिराम शतसई। ये आपके मतिराम की रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो फूल मंजरी है, क्योंकि मतीराम जहांगीर के शासन में जब कार्य कर रहे थे, तो यहाँ पर जो जहांगीर के शासन काल में इनको एक बिंदु दिया गया था। इनको 60 प्रकार के फूलों के ऊपर एक एक दोहा प्रस्तुत करना था, और जब इन्होंने 60 प्रकार के फूलों पर एक एक दोहा प्रचलित किया, तो इनकी उस रचना का नाम फूल मंजरी रख दिया गया। अब आती है इनकी मतीराम शतसई। तो मतीराम शतसई पर इन्होंने जो है बिहारी के अनुकरण पर अपनी मतीराम शतसई नाम से एक रचना प्रकाशित करवाई, और इसमें 703 दोहों को इन्होंने संकलित किया। इस प्रकार से हमने देखा आज रीतिबद्ध धारा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि। क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसके आगे अब हमें दूसरे भाग में क्लास को बांटना पड़ेगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोगों को बोरियत फील होने लगती है। इस प्रकार से पढ़ाई में बिल्कुल भी बोर नहीं होना है। जितना हमारा मन करे उतना हमको बहुत ही तन्मयता से पढ़ना है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की यह क्लास पसंद आई होगी। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो आप इस क्लास को लाइक करें, मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर यदि आप लोगों को अध्यापन कार्य करवाना है तो मुझे सभी के सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मेरी क्लासेस प्रतिदिन यहाँ पर लगती हैं। मेरी क्लासेस का संचालन 5 या 6 के बीच में किया जाता है। इसलिए जो भी मित्रगण अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो वह मेरी क्लास के माध्यम से अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं।